नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, उसमें आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, जिसमें आपके सारे सूचकांक आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण सतत विकास रिपोर्ट 2025। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो आपके SDG हैं कब तक प्राप्त किया जाना है? 2030 तक। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उप लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। स्मरणीय तथ्य: 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। ये भी पूछा जाता है। इसका शीर्षक है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। SDG सूचकांक 2025 के अंतर्गत कुल 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम स्कोर 0 और लक्ष्य स्कोर 100 के बीच उसकी स्थिति को इंगित करता है, यानी बताता है। SDG सूचकांक 2025 में शीर्ष 5 देश: पहले पर है फिनलैंड, 87 है उसका स्कोर, दूसरे पर स्वीडन 85.7, तीसरे पर डेनमार्क 85.3, चौथे पर जर्मनी 83.7, पांचवें पर फ्रांस 83.1। तो लगभग आपको 5 रैंकिंग तक पता होना चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण सूडान ने 41.6 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान 167वां प्राप्त किया है। तो अंतिम पायदान पर कौन है? दक्षिण सूडान। SDG सूचकांक 2024 में भारत को 167 देशों में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का समग्र स्कोर है 67। वर्ष 2024 में भारत 109वें स्थान पर था, है ना। तो भारत ने इसमें ग्रो किया है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक ईयरबुक है ये। स्मरणीय तथ्य: जून 2025 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR के 36वें संस्करण को जारी किया गया। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर WCC द्वारा संकलित किया जाता है। इस वर्ष रैंकिंग में विश्व की 69 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। WCR 2024 शीर्ष 3 देश हैं। पहले पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर हांगकांग और अंतिम 3 देशों की बात करेंगे तो 69 पर है वेनेजुएला, 68 पर है नामीबिया और 67 पर है नाइजीरिया। WCR 2025 में भारत ने 64.2 स्कोर के साथ 41वां स्थान हासिल किया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देशों का उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता रेडीनेस के आधार पर मूल्यांकन करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व के 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयामों यानी कि डायमेंशंस पर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की गई है। समानता, इक्विटी, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी। स्मरणीय तथ्य: 18 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया गया। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सूचकांक किसने प्रकाशित किया था। उल्लेखनीय है कि यह इस रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अंतिम 118वें स्थान पर रहा। ETI 2025 शीर्ष 5 देश तो पहले पर है स्वीडन, दूसरे पर है फिनलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर नॉर्वे और 5वें पर स्विट्जरलैंड।
ETI 2024 में भारत विश्व के 118 देशों में से 71वें स्थान पर है। तो इसमें आपको शुरू के पता होने चाहिए, कम से कम 3 बाद के पता होने चाहिए, और भारत की रैंकिंग क्या है ये पता होनी चाहिए किसी भी सूचकांक में। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 18 जून 2025 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में 173 शहरों को निम्न 5 श्रेणियों में विभक्त 30 संकेतकों इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक प्रदान की गई। तो 5 इंडिकेटर्स हैं: स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर, संस्कृति और पर्यावरण कल्चर एंड एनवायरनमेंट, शिक्षा एजुकेशन, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मरणीय तथ्य: कोपेनहेगन डेनमार्क को सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन ने 5 श्रेणियों में से 3 स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचा में 100 में से 100 का सर्वोत्तम स्कोर प्राप्त किया। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क सीरिया को सूचकांक में अंतिम 173वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर, लीस्ट कंफर्टेबल सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन, माना गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 शीर्ष 5 रैंक प्राप्त शहर। तो पहला हो गया कोपेनहेगन, कहाँ है? डेनमार्क में। फिर है वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये डैन्यूब नदी के किनारे है। तो डैन्यूब के किनारे और कौन कौन से राजधानी शहर हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। रिपोर्ट में प्रस्तुत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में उच्चतम स्कोर 100 होता है जो लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है, और निम्नतम स्कोर 0 अर्थात 0 जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। स्मरणीय तथ्य: 11 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल 2025 ग्लोबल जेंडर गैप 2024 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 19वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में विश्व की 148 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन और देशों के लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 की देखें तो शीर्ष 5 देश हैं। पहले पर है आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम और 5वें पर न्यूजीलैंड। और इसी सूचकांक की देखें अंतिम 3 देश, तो 3 अंतिम कौन से हैं? 148 पर है पाकिस्तान, 147 पर सूडान और 146 पर चैड। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत 131वें स्थान पर है। भारत का जो स्कोर है वो है 0.644। ज्ञातव्य है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129वें स्थान पर था। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 4 मुख्य घटकों उप सूचकांकों में भारत की स्थिति: आर्थिक भागीदारी और अवसर में 144, शिक्षा प्राप्ति में 110, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 143, राजनीतिक सशक्तिकरण में 69। वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच यानी कि थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अच्छा, कई बार एग्जाम में आपको IEP दे दिया जाएगा, तो इसलिए आपको इनके जो एब्रीविएशंस हैं वो पता होने चाहिए। सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेलिया ने लॉन्च किया था। स्टीव किल्लेलिया द्वारा ही वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई थी। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव संकेतकों के आधार पर किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: 18 जून 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 19वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों वैश्विक जनसंख्या का 99.7% को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंक प्रदान की गई।
GPI 2025 के अनुसार पश्चिमी और मध्य विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र मोस्ट पीसफुल रीजन है मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका MENA मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि लीस्ट पीसफुल रीजन। तो अगर क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी और मध्य विश्व का जो सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है और मध्य पूर्व और जो उत्तरी अफ्रीका है वो सबसे कम। यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। GPI 2025 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। ठीक है। GPI 2024 के अनुसार यमन विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश लीस्ट पीसफुल कंट्री है। तो देशों की बात करेंगे तो आइसलैंड जो है वो सर्वाधिक शांतिपूर्ण और यमन सबसे कम शांतिपूर्ण। GPI 2025 में शीर्ष 5 देश, पहले पर वही आइसलैंड, दूसरे पर आयरलैंड, ध्यान रखना है आइसलैंड और आयरलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पर ऑस्ट्रिया, पांचवें पर स्विट्जरलैंड। सारी यूरोप के कंट्रीज हैं। भारत का स्कोर 2.229 और रैंकिंग जो है वो 115 है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2004 में जारी किया गया। यह प्रतिवर्ष जून माह में जारी की जाती है। स्मरणीय तथ्य 19 जून 2025 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 22वां संस्करण है। अपनी निर्माण पद्धति मेथोडोलॉजी में रोजगार योग्यता, एम्प्लॉयबिलिटी और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी दोनों कारकों को शामिल करने वाली यह अपनी तरह की पहली रैंकिंग है। नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ये अमेरिका में है, इसको लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए तो शीर्ष 5 स्थान देख लेते हैं। इसमें संस्थान हो गए, देश हो गए और स्कोर इनका है वो आप देख लें। पहले पर है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, लगातार 14वीं बार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इंपीरियल कॉलेज लंदन UK, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी USA, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK। ठीक है, तो USA फिर UK फिर USA फिर UK। 5वें पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो रैंकिंग है उसमें USA और UK ऑल्टरनेट पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में भारत के कुल 54 संस्थान शामिल हैं। IIT दिल्ली, नई दिल्ली को इस रैंकिंग में समग्र रूप से 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूची में शामिल भारत का शीर्ष है। ठीक है, टोटल अगर ऑल ओवर की बात करेंगे तो नई दिल्ली जो IIT दिल्ली है उसे 123वां है, लेकिन भारत में ये शीर्ष संस्थान है। चलिए अब शीर्ष 5 भारतीय संस्थान। रैंक वर्ष 2026 और रैंक वर्ष 2025 पिछले साल से कंपैरिजन भी दिखाया गया है। 2026 में है 123 और पहले थी 150। IIT दिल्ली प्रथम स्थान पर 65.5 इसका स्कोर है। 2026 में 129 और पहले थी 118 IIT बॉम्बे की। IIT मद्रास की इस साल 2025 में थी 227, अब है 180। IIT खड़गपुर 2025 में 222 और अब 215। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले थी 211 और अब है 219। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ईरान युद्ध। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान आरंभ किया। इस आकस्मिक हवाई हमले का उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना था, जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। स्मरणीय तथ्य 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले शुरू किए, जिन्हें ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। हमले में मुख्य रूप से इजरायली वायुसेना, लड़ाकू विमान और गुप्तचर एजेंसी मोसाद शामिल थे। इजरायली रक्षा बलों IDF ने इस अभियान को हिब्रू में केल्वी नाम दिया, जिसका अर्थ है शेर की भांति उदित होती कौम। इसे अंग्रेजी में राइजिंग लायन कहा गया। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद, ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के राजनीतिक सलाहकार अली शमखानी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC प्रमुख हुसैन सलामी तथा कुछ प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची तथा फेरुदून अब्बासी आदि हमलों में मारे गए। इसके प्रतिकार स्वरूप ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत जवाबी हमले शुरू किए, जिसमें सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इजराइल द्वारा शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद के मारे जाने के बाद अली शादमानी को शीर्ष सैन्य कमांडर बनाया गया
और इसराइल द्वारा हमलों में 17 जून 2025 को अली शादमानी भी मारे गए। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका इसराइल के समर्थक के तौर पर परिलक्षित है। अमेरिका द्वारा 22 जून को ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमला किया गया, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। ओमान में 15 जून 2025 को अमेरिका ईरान की छठे दौर की अनौपचारिक वार्ता नियोजित थी, जिसे अनिश्चित काल के लिए टालना पड़ा है। 23 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से ईरान और इसराइल के मध्य 25 जून 2025 से युद्ध विराम समझौते के लागू होने की घोषणा की गई। ध्यातव्य है कि भारत ने ईरान एवं इसराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद UNECOSOC का सदस्य चुना गया। वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का केंद्रीय मंच है और सदस्य देशों 54 सदस्य व संयुक्त राष्ट्र तंत्र के लिए नीतिगत सिफारिशें तैयार करता है। भारत को ECOSOC की वर्ष 2026 से 28 की अवधि के लिए परिषद का सदस्य चुना गया है। स्मरणीय तथ्य: भारत 4 जून 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा द्वारा ECOSOC के 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक कार्यकाल हेतु चुना गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र के समूह से कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें भारत के साथ चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान निर्वाचित हुए। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अफ्रीका और एशिया प्रशांत से 4-4, पूर्वी यूरोप से 2 या 3 वैकल्पिक रूप से, लैटिन अमेरिका से 3 तथा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य से 4 सीटों पर चुनाव होता है। सभी सदस्य 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तथा हर वर्ष परिषद के 1/3 18 सदस्यों का चुनाव नए कार्यकाल के लिए किया जाता है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट अभिकरणों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करती है। ECOSOC में भारत की सक्रिय भागीदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास लक्ष्य एवं बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। स्मरणीय तथ्य: 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की असाधारण महासभा की बैठक में भारत को IIAS के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया। भारत के प्रत्याशी DARPG के सचिव V श्रीनिवास ने इस चुनाव में 87 मत हासिल कर ऑस्ट्रिया 54 मत को पराजित कर दिया। ठीक है, उन्होंने 87 मत उन्हें मिले और ऑस्ट्रिया जो था उसको 54 मिले, जिससे वो पराजित हुए। यह चुनाव IIAS के वर्ष 2025 से 28 कार्यकाल के लिए हुआ, जिसके साथ पहली बार किसी भारतीय को इस संस्थान की अध्यक्षता मिली है। IIAS के इतिहास में पहली बार है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतपत्र प्रक्रिया से हुआ है, तो पहली बार है तो इम्पोर्टेंट है। IIAS वर्तमान में 31 देशों की सदस्यता, 20 राष्ट्रीय अनुभाग तथा 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्रों के नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। IIAS की अध्यक्षता संभालते हुए भारत ने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत वर्ष 1998 से IIAS का सदस्य राष्ट्र है तथा भारत का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के माध्यम से किया जाता है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी यानी कि निर्वाचित सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, जबकि शेष 10 अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। स्मरणीय तथ्य: 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र के दौरान बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। उपर्युक्त 5 नवनिर्वाचित सदस्यों का द्विवर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा तथा 31 दिसंबर 2027 तक
ये सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहेंगे। ठीक है, तो जो कंट्रीज हैं उनको ध्यान रखना है। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया है। निर्वाचित नए सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इस वर्ष की 5 रिक्तियों में 2 सीटें अफ्रीका, 1 एशिया प्रशांत, 1 पूर्वी यूरोप, 1 लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई समूह के लिए थी। किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए महासभा के 193 सदस्य देशों में से कम 2/3 सदस्य देशों लगभग 128 मत का समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इम्पोर्टेंट है 2025। 3 मई 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 23वां संस्करण जारी किया। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों एवं मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। स्मरणीय तथ्य: वर्ष 2025 में वैश्विक औसत स्कोर लगभग 54.7 रहा, जो पहली बार कठिन स्थिति यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन की श्रेणी में आ गया है। स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती जब यह देखा गया कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 देशों में समाचार संस्थान आर्थिक तंगी के कारण बंद हो रहे हैं। यह स्थिति विशेष रूप से इन देशों में देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका 57वां स्थान, 2 स्थान नीचे हो गया। ट्यूनीशिया 129वां स्थान, 11 स्थान नीचे है, तथा अर्जेंटीना 87वां स्थान, 21 स्थान नीचे। फिलिस्तीन में स्थिति भयावह है। गाजा में इस्राएली सेना ने न्यूज़ रूम्स नष्ट कर दिए, जिसमें लगभग 200 पत्रकारों की जान चली गई। वर्ष 2024 में सोशल मीडिया विज्ञापनों पर खर्च $247.3 बिलियन रहा, जो कि वर्ष 2023 की तुलना में 14% अधिक है। यह इंडेक्स के इतिहास में पहली बार है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति कठिन यानी कि डिफिकल्ट या अति गंभीर वेरी सीरियस हो गई है, जबकि 4 में से केवल 1 देश में यह स्थिति संतोषजनक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र की है। चीन 178वां स्थान अब भी पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है और इंडेक्स के निचले 3 देशों में शामिल है। तो शीर्ष रैंकिंग वाले 3 देश कौन कौन से? पहले पर है नॉर्वे, दूसरे पर एस्टोनिया और तीसरे पर नीदरलैंड्स। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 180 पर है इरिट्रिया, 179 पर उत्तर कोरिया और 176 पर है ईरान। वर्तमान सूचकांक में भारत ने 32.96 स्कोर के साथ 151वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्ष 2024 के सूचकांक में भारत का 159वां स्थान था, तो भारत ने 8 स्थानों का सुधार दर्ज किया है। भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मीडिया स्वतंत्रता को मजबूत करना है। तो 5 संकेतकों में भारत की स्थिति की बात करें तो राजनीतिक 155 है रैंक, आर्थिक पर 132, विधिक पर 141, सामाजिक सांस्कृतिक 160 और सुरक्षा 155। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट। स्वीडन की संसद द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी संघर्षों, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। 28 अप्रैल 2025 को इस संस्थान द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री 2024 जारी की गई। स्मरणीय तथ्य: विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व सैन्य खर्च $2,718 बिलियन तक पहुंच गया, जो वर्ष 2023 से 9.4% अधिक है। यह सिपरी द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक वैश्विक सैन्य खर्च है और इसमें लगातार 10वें वर्ष वृद्धि हुई है। सभी विश्व क्षेत्रों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व दोनों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह सैन्य खर्च वर्ष 2015 और 2024 के बीच 37% तक बढ़ गया। वर्ष 2024 में 9.4% की वृद्धि कम से कम वर्ष 1988 के बाद से सबसे अधिक वर्ष दर वर्ष वृद्धि थी।
इसके अनुसार विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सैन्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2024 में बढ़कर 2.4% 5% हो गया। सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में औसत सैन्य व्यय वर्ष 2024 में बढ़कर 7.1% हो गया और प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय वर्ष 1990 के बाद में से सबसे अधिक $334 रहा। इसके अनुसार वर्ष 2024 में विश्व के 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत थे, जिनका संयुक्त रूप से विश्व सैन्य खर्च का 60% हिस्सा था। मतलब 5 देश जो हैं वो 60% सैन्य खर्च जो है वो कर रहे हैं। इसके अनुसार भारत का सैन्य खर्च $86.1 बिलियन रहा, जो इसके जीडीपी का 2.3% है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का जो सैन्य खर्च है वो जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा। एशिया में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश है। चलिए, तो शीर्ष 5 सैन्य खर्च वाले देश तो देश हैं, इनका खर्च अमेरिकी डॉलर में जीडीपी का कितने प्रतिशत है और वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है, 997 अनुमानित आंकड़ा है अमेरिकी डॉलर खर्च का। जीडीपी का 3.4% है, वैश्विक हिस्सेदारी 37। चीन 314 अमेरिकी डॉलर, 1.7 इसकी जीडीपी जो है उसका प्रतिशत और 12 अनुमानित आंकड़ा है वैश्विक हिस्सेदारी। तीसरे स्थान पर है रूस, 149 अमेरिकी डॉलर, 7.1% इसका जो जीडीपी है उसका और 5.5 वैश्विक भागीदारी। फिर जर्मनी 88.5 अमेरिकी डॉलर इसका खर्चा है सैन्य खर्च, 1.9 जीडीपी प्रतिशत में भागीदारी और 3.3 वैश्विक भागीदारी। भारत 86.1, 2.3, 3.2। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अप्रैल 2025 में जारी हुई, जिसमें 853 विश्वविद्यालयों 35 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2025 की एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो संख्या के हिसाब से एशिया में दूसरा स्थान है। जापान के 119 संस्थानों के साथ ये प्रथम स्थान पर है। स्मरणीय तथ्य: शीर्ष 3 विश्वविद्यालय, देश व स्कोर सहित एशिया 2025 रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय तथा उनके देश एवं कुल स्कोर इस प्रकार है। विश्वविद्यालय, देश और स्कोर। कुल स्कोर 100 अंकों के पैमाने पर है, यानी कि 100 में से इनको मिले हैं अंक। पहले पर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, कहाँ है? चीन में, स्कोर है 93। दूसरा पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चीन में, स्कोर है इसका 92.9। तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर 91.3 स्कोर। शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय रैंक और स्कोर एशिया 2025 रैंकिंग में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले जो हमने रैंकिंग देखी थी वो थी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ठीक है, और ये है एशिया 2025 रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके विश्वविद्यालय हो गए, रैंक हो गए, स्कोर हो गए। तो पहले पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, 38वां रैंक है इसका। फिर है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 111, IIT इंदौर 131, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरल 140, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज बजहोल हिमाचल प्रदेश 146वां स्थान। उपयुक्त में IISc बंगलुरु एशिया में 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च रैंक पर है और शूलिनी यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय है और रैंक है इसकी 146। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA द्वारा 24 अप्रैल 2025 को प्रकाशित एक वार्षिक विश्लेषण है। इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति, अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। स्मरणीय तथ्य: 24 अप्रैल 2025 को विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग UNDESA तथा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान UNUWIDER के साथ सहयोग से प्रकाशित की गई है। वर्तमान में जीवन संतुष्टि के आकलन के अनुसार दुनिया भर में 60% लोग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और स्ट्रगलिंग हैं और 12% लोग पीड़ा यानी कि सफरिंग में हैं। लोग
69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में यानी प्रतिदिन $2.15 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। 2.8 अरब से अधिक लोग अर्थात दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी $2.15 से $6.85 के प्रतिदिन खर्च में जीवन बसर कर रही है। विश्व बैंक 2024 के अनुसार हर 5 में से एक व्यक्ति जलवायु आपदाओं के उच्च जोखिम में है। वर्ष 2024 में हर 7 में से किसी एक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में रहा और वर्ष 2010 से अब तक राज्य आधारित संघर्षों की संख्या दोगुनी हो गई है। लगभग 60% लोग इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं कि उनकी नौकरी जा सकती है या उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। वर्ष 2022 में 29 देशों में शीर्ष 1% आबादी के पास कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा था। इन देशों में चिली, भारत, मैक्सिको, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। रिपोर्ट भारत को एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में समानता केंद्रित जलवायु लचीली रणनीति पर बल देने का परामर्श देती है। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट पवन ऊर्जा की तैनाती, डिप्लॉयमेंट को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। स्मरणीय तथ्य: 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा लंदन, यूनाइटेड किंगडम में वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जारी की गई। वर्ष 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो वर्ष 2023 में जोड़ी गई 116.6 गीगावाट से थोड़ा अधिक है। इस बढ़ोतरी के साथ कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 1136 गीगावाट लगभग 1.14 टेरावाट तक पहुंच गई है। वर्ष 2024 के दौरान विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा बाजारों में नई स्थापना और कुल संचयी क्षमता इस प्रकार है। चीन, कुल स्थापित क्षमता लगभग 520 से 521 गीगावाट, दुनिया की लगभग 46% पवन ऊर्जा क्षमता। नई पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष 2024 में स्थापित 79.8 गीगावाट। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, कुल स्थापित क्षमता लगभग 154.3 गीगावाट, दूसरा स्थान वैश्विक स्तर पर लगभग 4.1 गीगावाट नई स्थापना हुई इसमें। जर्मनी, कुल स्थापित क्षमता लगभग 72.8 गीगावाट, ये तीसरे स्थान पर है और लगभग 4.0 गीगावाट नई स्थापना हुई। भारत, इंडिया, कुल स्थापित क्षमता है लगभग 48.2 गीगावाट और ये चौथे स्थान पर है वैश्विक स्तर पर लगभग 3.4 गीगावाट नई स्थापना। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता अप्रैल 2025 तक 51.06 गीगावाट तक पहुंच गई, जिससे यह चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका व जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पवन ऊर्जा वृद्धि में सबसे आगे है। 2024 में लगभग 10% वार्षिक वृद्धि दर, जिसका श्रेय मुख्यतः चीन की विशाल स्थापित क्षमता को जाता है। भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तटीय पवन ऊर्जा, टरबाइन असेंबली और प्रमुख घटक उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। लगभग 48.2 गीगावाट स्थापित तटीय पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत जनवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान और चीन के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 से 2027 के बीच प्रतिवर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा बिड का लक्ष्य घोषित करने के बाद से वर्ष 2024 में गतिविधियों में तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। स्मरणीय तथ्य: 15 अप्रैल 2025 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर फ्रांस।
भारत की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों की सूची में भारत 43वें स्थान पर, समग्र स्कोर जो है वो है 36.45%। गत वर्ष भारत 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर था, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो एशिया की बात करें तो 15 में से 12वें पर है और 55 देशों की सूची में 43 पर है, और पिछले साल की बात करें तो 42वें स्थान पर था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहा है, अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही असमानता के जोखिम भी बढ़ा रहा है। हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि एआई प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है। स्मरणीय तथ्य। 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2033 तक एआई का बाजार मूल्य $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता तक पहुंच कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। सिर्फ 100 फर्म, मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में, वैश्विक कॉर्पोरेट R&D खर्च का 40% हिस्सा रखती हैं। एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी तकनीकी दिग्गज कंपनियों में से प्रत्येक का बाजार मूल्य लगभग $3 ट्रिलियन है, जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। एआई विश्व भर में 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, लेकिन स्वचालन और नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताएं बढ़ेंगी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट आतंकवाद से संबंधित वैश्विक रुझानों एवं उनके पैटर्न का व्यापक सार प्रस्तुत करती रही है। इसके अनुसार प्रत्येक देश का स्कोर निम्नलिखित 4 कारकों पर आधारित होता है। पहला है वर्ष में कुल आतंकवादी घटनाओं की संख्या, दूसरा वर्ष में आतंकवादियों द्वारा की गई कुल मृत्यु की संख्या, तीसरा वर्ष में आतंकवादियों द्वारा किए गए कुल घायलों की संख्या, और चौथा है वर्ष में आतंकवादियों द्वारा बनाए गए कुल बंधक। स्मरणीय तथ्य। मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI के 12वें संस्करण को जारी किया गया। यह सूचकांक 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। लगातार 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट IS विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह डेडलीएस्ट टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया गया। सहेल क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां वर्ष 2024 में हुई विश्व में कुल मौतों से आधी से अधिक संख्या रही। अच्छा, ये जो सहेल क्षेत्र है ये अफ्रीका में है। यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से मौतों में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः 94 और 45% दर्ज की गई। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश। रैंक देश और स्कोर। पहले पर है बुर्किना फासो, दूसरे पर है पाकिस्तान, तीसरे पर सीरिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 6.411 स्कोर के साथ 14वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2024 में भी भारत 14वें स्थान पर ही था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च यानी कि हाई आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। वर्ष 2012 में पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रकाशित की जाती है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 20 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट में 147 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड घोषित किया गया। समग्र रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान 147वां प्राप्त हुआ और यह विश्व का सबसे दुखी देश, वर्ल्ड्स अनहैप्पीएस्ट नेशन है। तो हैप्पीएस्ट हो गया फिनलैंड और अनहैप्पीएस्ट हो गया अफगानिस्तान। तो WHR 2025 शीर्ष 3 देश हैं। पहले पर है फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड। इस बार की रैंकिंग में दान यानी कि डोनेट देने के मामले में शीर्ष देश जो है वो इंडोनेशिया रहा। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा संभव जीवन अर्थात जीवन संतुष्टि कैंट्रिल लैडर के मामले में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है।
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की समग्र रैंकिंग में भारत 118वें स्थान, स्कोर 4.389 पर है। उल्लेखनीय है कि WHR 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष की सूची में भारत दान देने वालों में 57वें स्थान पर, समाज सेवा में 10वें स्थान पर और अजनबियों की सहायता में 74वें स्थान पर है। भारत ईमानदारी और भरोसे की भावना को दर्शाने में पड़ोसियों की सहायता में 115वें स्थान पर है। पूरी तरह से अजनबी लोगों की सहायता में 86वें स्थान तथा संस्थागत भरोसे अर्थात पुलिस द्वारा सहायता के मामले में विश्व में 93वें स्थान पर है, 93। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। ज्ञातव्य है कि 15-16 मार्च 2025 के मध्य विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का आयोजन मियामी, फ्लोरिडा, USA में किया गया। वर्ष 2024 में इसका आयोजन लंदन, UK में किया गया था। ज्ञातव्य है कि प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में मियामी में आयोजित किया गया था और इस बार भी ये मियामी में ही किया गया है। म्यांमार में भूकंप। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है भूकंप का उद्गम केंद्र, फोकस या अवकेंद्र, हाइपोसेंटर कहलाता है। वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री पर होता है। म्यांमार का यह भूकंप सागाइन फॉल्ट पर भ्रंश गति के कारण आया माना जा रहा है। USGS के विश्लेषण के अनुसार यह भूकंप भारत तथा यूरेशिया प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप प्रकार यानी कि क्षैतिज सरकाव के फॉल्टिंग से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, USGS क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। स्मरणीय तथ्य। 28 मार्च 2025 को दोपहर लगभग 12:50 पर स्थानीय समय 6:20 UTC म्यांमार के सगाइन क्षेत्र में 7.7 की प्रबल तीव्रता का भूकंप आया। USGS के अनुसार भूकंप का अधिकेंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट स्थित कोऑर्डिनेट्स 22.013 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 95.922 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। भूकंप के कारण म्यांमार की राजधानी नेपिदो एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है। इस भूकंप के कारण लगभग 3,800 लोगों की मौत हुई जबकि घायलों की संख्या 10,000 से अधिक आंकी गई। इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोग लापता बताए गए हैं। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। तो ये ऑपरेशन बहुत पूछे जाते हैं कि ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप से रिलेटेड है। इसके तहत चिकित्सकीय और मानवीय सहायता भेजी गई। विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025। अच्छा, पहले हम कर चुके हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ठीक है, उसको हम देख चुके थे जो 2025 में जून में जारी की गई थी। अब ये है विषय आधारित, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग का प्रथम संस्करण वर्ष 2011 में जारी किया गया था, ठीक है। और जो खाली हम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं उसका प्रथम संस्करण जो था वो अक्टूबर 2004 में जारी किया गया था। तो ये विषय आधारित जो है ये 2011 में जारी किया गया है। इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और शिक्षक अनुसंधान को शामिल किया जाता है। स्मरणीय तथ्य। मार्च 2025 में विषय आधारित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 जारी की गई। कला एवं मानविकी श्रेणी में शीर्ष संस्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसका 160वां स्थान है, ठीक है। ओवरऑल में 160 है और भारत में कहें तो शीर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में शीर्ष संस्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये भी USA में है। और इस श्रेणी में यानी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में शीर्ष भारतीय संस्थान की बात करेंगे तो IIT दिल्ली है, इसका 26वां स्थान है। जीवन विज्ञान एवं मेडिसिन श्रेणी में शीर्ष है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसका 226वां स्थान है। प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, 108वां स्थान है। सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन की बात करेंगे तो शीर्ष संस्थान इसमें भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान है IIT दिल्ली। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 हिमनदों और हिममंडल का वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है जो हमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से सामने आ रहे गंभीर खतरों के प्रति सचेत करती है।
इस रिपोर्ट का निर्माण विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम WWAP द्वारा समन्वित किया गया है। स्मरणीय तथ्य, हिमनदों और हिममंडल की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह वर्ष हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई के दशक 2025 से 2034 की शुरुआत भी है, जिसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट। एंडीज हिमनद 1980 से अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ चुके हैं। अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत। अफ्रीका के एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद माउंट केन्या, रुवेनजोरी, किलिमंजारो वर्ष 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। हिंदुकुश, काराकोरम हिमालय HKH क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। वर्ष 2100 तक 50% हिमनद हानि का अनुमान। पानी की उपलब्धता और संकट। विश्व स्तर पर कृषि 72% जल का उपयोग करती है, औद्योगिक 15% और घरेलू 13%। वर्ष 2000 से 2021 के बीच जल की वैश्विक मांग में 14% वृद्धि हुई है, मुख्यतः शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण। 4 अरब लोग वर्ष के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पीने के पानी की पहुंच नहीं है। 3.5 अरब को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध नहीं है। जलवायु आपदाएं और अनुकूलन की बात करेंगे तो ग्लेशियर झील फटने GLOF की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 सदियों में 12,000 प्लस मौतें। हिमालय क्षेत्र में GLOF जोखिम वर्ष 2100 तक 3 गुना बढ़ सकता है, यानी 2100 तक 3 गुना बढ़ सकता है। GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024। विश्व में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2000 से अब तक वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 52% की गिरावट हुई। यह उपलब्धि सरकारों, दानदाताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, समुदायों और परिवारों द्वारा दशकों के निरंतर निवेश और सहयोग को दर्शाती है। स्मरणीय तथ्य, 24 मार्च 2025 को बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह UNIGME द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2023 में अनुमानित 48 लाख बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई, जिनमें 23 लाख नवजात शिशु थे। वर्ष 2000 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 52% की कमी आई है। वर्ष 2000 में वैश्विक U5MR यानी कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट लगभग 76 प्रति हजार जीवित जन्म था, जो वर्ष 2023 में घटकर लगभग 37 प्रति हजार रह गया है। वर्ष 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में 2.1 मिलियन बड़े बच्चों, किशोरों और युवाओं की मृत्यु हो गई। वर्ष 2000 से 2023 के बीच 170 मिलियन बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पूर्व मर गए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत की 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है। वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है। वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की मृत जन्म दर स्टिल बर्थ में 60.4% की गिरावट आई है, जो कि 37% की वैश्विक कमी से अधिक है। अच्छा, वैश्विक कमी कितनी हुई है? 37%। और भारत में कितनी आई है गिरावट? 60.4%। इस प्रकार भारत बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024। 10 मार्च 2025 को सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2024 शीर्षक से जारी की गई। सिप्री के आंकड़े सौदों के वित्तीय मूल्य के बजाय शस्त्र अंतरणों डिलीवरीज ऑफ आर्म्स की मात्रा दर्शाते हैं। स्मरणीय तथ्य, वर्ष 2020 से 24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश तथा उनका विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में हिस्सा इस प्रकार है।
पहले पर है अमेरिका 43%, दूसरे पर फ्रांस 9.6%, रूस 7.8%, चीन 5.9% तथा जर्मनी 5.6%। तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। ध्यातव्य है कि अमेरिका के शस्त्र निर्यात में वर्ष 2015 से 19 तथा वर्ष 2020 से 24 के मध्य 21% की वृद्धि हुई, जबकि रूस के शस्त्र निर्यात में 64% की गिरावट आई है। फ्रांस के शस्त्र निर्यात में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015 से 19 की तुलना में वर्ष 2020 से 24 में प्रमुख शस्त्रों के हस्तांतरण की मात्रा में 0.6% की कमी रही। वर्ष 2020 से 24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश तथा उनका विश्व के शस्त्र आयात में हिस्सा, अभी हमने देखा था निर्यातक, अब आयातक कौन कौन है। सबसे पहला हो गया यूक्रेन 8.8%, फिर भारत 8.3%, नेक्स्ट है कतर 6.8%, सऊदी अरब 6.8%, पाकिस्तान 4.6%। तो भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और सबसे पहले पर है यूक्रेन। वर्ष 2020 से 24 में एशिया और ओशिनिया के देशों का विश्व शस्त्र आयात में 33% की भागीदारी रही। इसके बाद यूरोप 28%, मिडिल ईस्ट 27%, अमेरिका 6.2% तथा अफ्रीका 4.5% रहा। वर्ष 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक रहा, जिसका विश्व शस्त्र आयात में 8.8% हिस्सा रहा। वर्ष 2019 से 23 की अवधि में भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर था। 19 से 23 में भारत था, 2020 से 24 में भारत दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2020 से 24 की अवधि में भारत द्वारा शस्त्र आयात वैश्विक शस्त्र आयातों का 8.3% है। वर्ष 2015 से 19 एवं वर्ष 2020 से 24 के मध्य भारत द्वारा शस्त्र आयातों में 9.3% की कमी आई है। इसी अवधि में यूक्रेन द्वारा शस्त्र आयातों में 9,627% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020 से 24 की अवधि में भारत के शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं रूस, भारत के कुल शस्त्र आयात के 36% के लिए उत्तरदायी, फ्रांस 33% तथा इजराइल 13%। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। अच्छा, भारत का जो थिंक टैंक है वो कौन है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्मरणीय तथ्य, फरवरी 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया। यह सूचकांक का 31वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 176 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 3 देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एवं आयरलैंड को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। 70 से 79.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 26 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः स्वतंत्र यानी कि मोस्टली फ्री की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया 6वां स्थान, जर्मनी 22वां, अमेरिका 26वां, जापान 28वां इत्यादि अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। 60 से 69.9 के मध्य स्कोर मध्यम रूप से स्वतंत्र यानी कि मॉडरेटली फ्री श्रेणी को इंगित करता है। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 60 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राजील, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत स्कोर 53.0 मोस्टली अनफ्री को 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत कौन सी श्रेणी में है? मोस्टली जो अनफ्री है। ठीक है, पिछले वर्ष 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूची में सबसे नीचे 176वें स्थान पर है उत्तर कोरिया और स्कोर है इसका मात्र 3। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 वर्ष 1993 में एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सत्ता, रिश्वत एवं गुप्त सौदों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में सरकारों, व्यवसायों एवं नागरिकों के साथ मिलकर कार्य करता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित अपने अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय से कार्य करते हुए ये संस्था वर्तमान में 100 से अधिक देशों सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व कर रही है। इसी दिशा में कार्य करते हुए वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है
कौन सी इंडेक्स है और उसे कौन जारी कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मरणीय तथ्य, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का यह 30वां संस्करण है। सीपीआई 2024 में उच्चतम स्कोरिंग क्षेत्र पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ, औसत स्कोर है 64, जबकि न्यूनतम स्कोरिंग क्षेत्र उप सहारा अफ्रीका, औसत स्कोर है 33। एशिया प्रशांत क्षेत्र का सीपीआई स्कोर 44 है। डेनमार्क को इस सूचकांक में लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सीपीआई 2024 सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश, डेनमार्क हो गया फर्स्ट रैंक पर 7वें वर्ष लगातार, फिनलैंड सेकंड पर और सिंगापुर थर्ड पर। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 3 देश, दक्षिण सूडान 180 पर, सोमालिया 179 और वेनेजुएला 178 पर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पर है, 96 पर। भारत के साथ मालदीव तथा गाम्बिया भी 38 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 96वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में और कौन सी कंट्रीज हैं जो भारत के साथ हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत को 39 अंक और 93वीं रैंक प्राप्त हुई थी। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। जलवायु जोखिम सूचकांक CRI, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एक ऐसा उपकरण यानी कि टूल है जो देशों एवं क्षेत्रों पर चरम मौसमी घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वर्ष 2006 से किया जा रहा है। स्मरणीय तथ्य, 12 फरवरी 2025 को पर्यावरणीय संगठन जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 को प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 1993 से वर्ष 2022 के मध्य 9,400 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं के कारण विश्व भर में 7,65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। वर्ष 1993 से वर्ष 2022 के मध्य 9,400 प्लस चरम मौसमी घटनाओं के परिणाम स्वरूप लगभग $4.2 ट्रिलियन मुद्रास्फीति इसमें समायोजित है, प्रत्यक्ष हानि हुई है। वर्ष 1993 से वर्ष 2022 के बीच तूफानों यानी कि स्टॉर्म्स 35%, हीट वेव 30% और बाढ़ 27% के कारण विश्व में सर्वाधिक मौतें हुई। इस अवधि में सर्वाधिक उल्लेखनीय आर्थिक हानि तूफानों 56% या $2.33 ट्रिलियन के कारण हुई। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सर्वाधिक प्रभावित देश, पहले पर है पाकिस्तान, दूसरे पर बेलीज, तीसरे पर इटली। CRI 2025 वर्ष 1993 से 2022 में शीर्ष 3 सर्वाधिक प्रभावित देश, तो इसमें है पहले पर डोमिनिका, दूसरे पर चीन और 30 पर हॉन्डुरस। वर्ष 1993 से 2022 की 30 वर्षीय अवधि में चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत 6th पर है, 6वें स्थान पर। रूस यूक्रेन संकट, नया मोड़ और बढ़ता तनाव। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। 18 फरवरी 2025 को रूस और अमेरिका के बीच रियाद, सऊदी अरब में वार्ता हुई। इसमें युद्ध विराम और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों को वार्ता से बाहर रखा गया। इसके बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक हुई। अमेरिका ने यूक्रेन से उसकी रेयर अर्थ खनिज संपदा पर समझौता करने को कहा, बदले में उसे सुरक्षा और सैन्य सहायता देने की पेशकश की गई। लेकिन जब यूक्रेन सहमत नहीं हुआ तो अमेरिका ने सैन्य सहायता रोक दी। अमेरिकी समर्थन से उत्साहित रूस ने यूक्रेन पर नए हमले शुरू कर दिए। स्मरणीय तथ्य, शांति प्रयासों की पृष्ठभूमि में 12 फरवरी को ट्रंप और पुतिन के बीच सीधे फोन पर बात हुई थी, जिसे दोनों पक्षों में समझ बढ़ाने की शुरुआत कहा गया था। 18 फरवरी 2025 को रूस अमेरिका के प्रतिनिधियों के मध्य सऊदी अरब के रियाद में वार्ता हुई। यूक्रेन और यूरोपीय देशों को वार्ता में शामिल नहीं किया गया। अमेरिका और रूस ने अपने राजनयिक मिशनों को पुनः खोलने पर सहमति दी। यूक्रेन शांति वार्ता के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर सहमति बनी। 17 फरवरी 2025 को कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक अनौपचारिक बैठक की। 22 फरवरी 2025 व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की बैठक हुई। अमेरिका ने यूक्रेन को उसकी रेयर अर्थ खनिज संपदा पर समझौता करने की शर्त रखी। यूक्रेन ने इस समझौते को ठुकरा दिया। 25 फरवरी 2025 को अमेरिका द्वारा यूक्रेन की सैन्य सहायता अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई। 27 फरवरी 2025 रूस ने यूक्रेन पर नए हमले शुरू कर दिए। 28 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने रूस का समर्थन किया। 2 मार्च 2025 को लंदन में यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई और फिर 6 मार्च को ब्रुसेल्स में EU यानी कि यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।
इस बैठक में अमेरिका द्वारा सैन्य सहायता रोकने पर नाराजगी व्यक्त की गई। 2 मार्च 2025 को यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अधिक समर्थन की अपील की। यूरोप ने आश्वासन दिया, लेकिन सीमित संसाधनों पर चिंता जताई। यूक्रेन के पास अब बहुत सीमित विकल्प बचे हैं, या तो वह संघर्ष जारी रखे और यूरोपीय संघ के समर्थन पर निर्भर रहे, या फिर महाशक्तियों के बढ़ते दबाव में झुककर कोई समझौता करे। हालांकि 22 मई 2025 को अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा जारी क्रूर युद्ध की निंदा की है। ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना, अमेरिकी नागरिकता की नई कीमत। अमेरिकी ग्रीन कार्ड और नागरिकता पाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आवेदन करते हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार वर्ष 2024 में 8,18,500 नागरिकों को नागरिकता प्राप्त हुई। अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त निवेश आधारित वीज़ा कार्यक्रमों जैसे EB-5 का प्रयोग किया जाता है, जो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। अब EB-5 की जगह गोल्ड कार्ड की घोषणा की गई है। स्मरणीय तथ्य है, फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रस्तुत करने की घोषणा की। इस योजना में $5 बिलियन लगभग 43 करोड़ रुपए के निवेश के बदले अमेरिकी नागरिकता का प्रस्ताव है। यह योजना EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम को बदलने के लिए लाई जा रही है। कोई भी विदेशी व्यक्ति $5 बिलियन का भुगतान करके अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकता है। गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड के बराबर होगा और इसके धारकों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का आधार प्राप्त होगा। इस योजना के तहत किसी व्यक्ति को अमेरिकी व्यवसायों में निवेश करने या नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस योजना का कार्यान्वयन यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS और वाणिज्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जाएगा। गोल्ड कार्ड तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्रदान नहीं करता, बल्कि यह नागरिकता प्राप्त करने का एक मार्ग प्रदान करता है। अन्य ग्रीन कार्ड की तरह गोल्ड कार्ड धारकों को भी लगभग 5 वर्ष तक परमानेंट नागरिकता यानी कि नेचुरलाइजेशन की सभी जरूरतों को पूरा करना होगा। भारत एवं गोल्ड कार्ड वीज़ा। वर्ष 2023 में केवल 631 भारतीयों ने EB-5 वीज़ा के तहत अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त किया। लगभग 43 करोड़ रुपए देकर अमेरिका का ग्रीन कार्ड प्राप्त करना अधिकांश भारतीय निवेशकों के लिए एक अव्यावहारिक विकल्प हो सकता है। ज़्यादातर भारतीय छात्र, प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप निवेशक H-1B, L-1 या O-1 वीज़ा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना नहीं होता है। भारत में वर्ष 2011 में प्रारंभ परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस PRS योजना है। यह विदेशी निवेशकों को 18 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए या 36 महीनों में 25 करोड़ रुपए के निवेश और 20 नौकरियों के सृजन के साथ भारत में अस्थायी आधार पर रहने की अनुमति प्रदान करती है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 27 फरवरी 2025 को प्रकाशित लोकतंत्र सूचकांक 2024 दर्शाता है कि वैश्विक लोकतंत्र अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। 2024 में इतिहास के सबसे बड़े चुनावी वर्ष के बावजूद, जिसमें 70 से अधिक देशों में 1.65 अरब से अधिक मतदाता शामिल हुए, लोकतंत्र की स्थिति में सुधार के बजाय गिरावट देखी गई। स्मरणीय तथ्य, नॉर्वे ने लगातार 16वें वर्ष सबसे लोकतांत्रिक देश का स्थान बरकरार रखा 9.81 के स्कोर के साथ। सबसे लोकतांत्रिक देश कौन हो गया? नॉर्वे। शीर्ष 3 लोकतांत्रिक देश यानी कि जहाँ पर पूर्ण लोकतंत्र है, पहला हो गया नॉर्वे, फिर हो गया न्यूजीलैंड और तीसरे पर है स्वीडन। सबसे कम लोकतांत्रिक यानी कि तानाशाही देश 165 रैंक पर है उत्तर कोरिया, 166 पर है म्यांमार और 167 पर है अफगानिस्तान। 7.85 के स्कोर के साथ अमेरिका त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में बना हुआ है। भारत का प्रदर्शन। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है? 41 रैंक है भारत की, 7.29 स्कोर है और श्रेणी है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र अमेरिका की तरह। इंडोनेशिया ब्रिक्स का नवीनतम पूर्ण सदस्य। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक राजनीतिक और राजनयिक समन्वय मंच, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन फोरम के रूप में कार्य करता है। ब्रिक्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में ब्रिक्स के 11 पूर्ण सदस्य देश हैं। इसके 5 मूल सदस्य ओरिजिनल मेंबर्स ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका हैं, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान शामिल 6 नए सदस्य देश हैं मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। स्मरणीय तथ्य, 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया।
ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र है। ब्राजील की अध्यक्षता के तहत यह ब्रिक्स समूह के प्रथम विस्तार को चिन्हित करता है। उल्लेखनीय है कि ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी प्रदान की गई थी। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025। विश्व स्मारक निगरानी सूची द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच एक नामांकन आधारित नॉमिनेशन बेस्ड कार्यक्रम है जो स्थानीय विरासत संरक्षण को वैश्विक जागरूकता एवं कार्रवाई से जोड़ता है। विश्व स्मारक निगरानी सूची को वर्ष 1996 में लॉन्च किया गया था और इसकी घोषणा प्रत्येक 2 वर्षों में की जाती है। स्मरणीय तथ्य: 15 जनवरी 2025 को WMF वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा विश्व स्मारक निगरानी 2025 नामक सूची की घोषणा की गई। वर्ष 2025 की इस सूची में कुल 25 स्थलों को शामिल किया गया है। ये 25 स्थल 5 महाद्वीपों में विस्तारित 29 देशों और चंद्रमा पर स्थित है। यह पहला अवसर है जब विश्व स्मारक निगरानी सूची में चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है, तो इस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में चंद्रमा पर 90 से अधिक ऐसे ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं जहां अंतरिक्ष यानों और चंद्र सतह के मध्य संपर्क स्थापित हुआ है। इन स्थलों में अपोलो 11 यानी अपोलो 11 मिशन का लैंडिंग स्थल ट्रैंक्विलिटी बेस भी शामिल है, जो 100 से अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियों के साथ साथ चंद्रमा पर मानवता के पहले पदचिह्नों को भी संरक्षित करता है। भारतीय स्थल: भारत के 2 स्थलों को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया, जो निम्नवत हैं: भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां यानी भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम और मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें। भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां: उल्लेखनीय है कि भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हैं। 16वीं शताब्दी में राव खेंगरजी प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित हमीरसर झील को भुज के शुरुआती विकास को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें: हैदराबाद से होकर गुजरते हुए मूसी नदी का मार्ग एक समृद्ध विरासत संग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। यह इस दक्षिण भारतीय शहर के एक मध्यकालीन केंद्र से आधुनिक महानगर तक के विकास को दर्शाता है। मूसी नदी: मूसी नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम तेलंगाना में विकाराबाद के निकट अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है। यह नदी अंततः तेलंगाना के नलगोंडा जिले के वडापल्ली गांव के निकट कृष्णा नदी में मिल जाती है। विश्व ध्यान दिवस: ध्यान यानी कि मेडिटेशन एक प्राचीन अभ्यास है जो वर्तमान क्षण प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानसिक और आध्यात्मिक विकास, शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। स्मरणीय तथ्य: संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है, ये याद रखना है। भारत की भूमिका: उक्त प्रस्ताव के सर्वसम्मत अनुमोदन यूनैनिमस अडॉप्शन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रथम विश्व ध्यान दिवस: संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 21 दिसंबर 2024 को प्रथम विश्व ध्यान दिवस आयोजित किया गया। विश्व ध्यान दिवस की पूर्व संध्या पर 20 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के स्थायी मिशन द्वारा वैश्विक शांति एवं सद्भाव के लिए ध्यान मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य भाषण की नोट एड्रेस वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर द्वारा किया गया। इस लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।